ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं शेट 1 बनाई गई है और ये पीजीटी ज्योग्राफी के लिए जो आपका आज का टॉपिक है वो है वायुमंडल परिसंचरण, है ना, तथा मौसम की प्रणालियां, यानी कि जितना एटमॉस्फेरिक जो सिस्टम है उनके बारे में और वेदर से रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। आपका पहला प्रश्न कहता है कि सामान्यतः ऊंचाई बढ़ने के साथ पृथ्वी की सतह, है ना, यहाँ पृथ्वी की सतह की बात हो रही है कि सामान्यतः ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी की जो सतह है उसके साथ तापमान में ह्रास होता है। तापमान में क्या होता है? ह्रास होता है। इसमें ह्रास हो रहा है, तापमान में ह्रास होता है। अब क्वेश्चन हो रहा है क्योंकि, है ना, क्वेश्चन यहाँ के बाद है कि क्योंकि कहता है कि वायुमंडल पृथ्वी के सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म होता है। क्या ये सत्य है या गलत है? हम आगे ऑप्शन में देखेंगे। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं। कहता है कि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म होता है। अगर ये आपको पता है तब आप इसको बनाएंगे, अगर ये पता है नहीं है तो आप नहीं बनाएंगे। तो चलिए चुनाव करते हैं। तो कहता है केवल ऊपर की ओर गर्म होता है, ये बिल्कुल आपका सही के दृष्टिकोण से हम कुछ कुछ मैटर में कहीं कहीं देखें तो सही भी हो सकता है और कहीं कहीं नहीं भी हो सकता है। तो क्या होता है कि ऊपर की ओर गर्म होता है, लेकिन कहां तक की ऊंचाई है वो क्लियर नहीं किया है। तो चलिए एक तरह से हम इसको सही भी मान सकते हैं, किसी क्षेत्र में नहीं भी मान सकते हैं। आगे कहता है ऊपरी वायु संरचन की वायुमंडल की आर्द्रता अधिक होती है। अगर आपको पता है कि लगातार ताप ह्रास के साथ साथ ह्यूमिडिटी में भी ह्रास होते चला जाता है, और अगर हम औसतन देखें तो लगभग 2900, है ना, ये उतना भी अगर एवरेज हम देख लें तो लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद आर्द्रता में अचानक गिरावट आ जाती है, और गिरावट लगभग बहुत कम हो जाती है। कुल आर्द्रता का केवल 0.34% के आसपास ही आर्द्रता आसमान में बची रहती है। यानी कि यह भी प्रमाणित हो गया कि आर्द्रता लगातार क्या होता है, वायुमंडल की ऊपरी सतह में लगातार कमी होती चली जाती है। यानी अगर सीक्वेंस वाइज में हम देखें तो लिथोस्फेयर से लेकर, है ना, ऊपर के हम चले जाएं लगातार, लिथोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, उसके बाद थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, जितने सारे, यानी कि अगर हम सामान्य रूप से देखें तो क्षोभ मंडल, है ना, समताप मंडल, नेक्स्ट अगर हम देखें तो मध्य मंडल, है ना, जिसमें आयन मंडल भी है, और लास्ट में देखें हम तो इसका ऊपरी सिरा आयन मंडल, है ना, और लास्ट में देखेंगे हम बहिर्मंडल, है ना। तो अलग अलग अगर हम वायुमंडल के इन स्तरों में देखें तो क्रमशः क्या होते चला जाता है कि आर्द्रता में लगातार कमी होती चली जाती है। साथ साथ तापमान में एक रेशियो होता है, अगर आधार पर देखें तो लगभग 165, है ना, 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान में ह्रास हो जाता है। ये एवरेज है। यही अगर हम आधार तल से, क्योंकि आधार तल से बात हो रहा है, तो आधार तल के ग्राउंड में हम जाते हैं तो कितना कहता है, लगभग 32 मीटर की अगर हम डीप गहराई जानते हैं तो 1 डिग्री तापमान क्या होता है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। यहाँ प्लस हो रहा है और यहाँ 1 डिग्री क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी तापमान में भी ह्रास हो रहा है, साथ साथ भी इसके आर्द्रता में ह्रास हो रहा है। ये महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखना है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, आपको पता हो गया कि नहीं क्या है ये गलत कथन है। नेक्स्ट कहते हैं ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। कहता है कि ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। बिल्कुल सही, हवा कम घनी होती है क्योंकि लगातार ऊंचाई के साथ गैसों में लगातार परिवर्तन होते चला जाता है। संपूर्ण वायुमंडल के सबसे निचली सतह क्षौभ मंडल, जिसमें लगभग सभी प्रकार की गैसें घनीभूत अवस्था में पाई जाती हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है। अब हमें कथन में चुनाव करनी है कि उपरोक्त में से सही कथन का चुनाव करें, सही कथन का चुनाव करें। तब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि वायुमंडल की पृथ्वी से सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करेंगे। केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है वायुमंडल के पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर, है ना, सतह से। तो ऐसी स्थिति में आप इसको लगा सकते हैं कि ऑप्शन 1 कहता है तो नहीं होगा, तो चलिए नहीं है। ऑप्शन कहता है 2 और 3, तो देख लीजिए 2 तो गलत है और सही कथन का चुनाव करने कह रहा है, केवल इसमें 3 आ रहा है। क्या होगा, नहीं होगा। यानी आपका आंसर में 1 और 3 चुनना है हमको ऑप्शन में, ये 1 और 3 जिसमें होगा। तो तीसरा ऑप्शन में कहता है 1 और 3, तो आंसर क्या होगा, सी। ऑब्वियसली डी नहीं होगा। ऐसे प्रश्न आपके ऐसे बनाए जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, एक लाइन बाय लाइन कि वो क्या कहते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे पिछले जो क्लास हो चुके हैं उस वीडियो में जाएं, वीडियो को पिन करके आराम से रोक कर देखें, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरे प्रश्न की बात है ना। अब हम दूसरा प्रश्न पे आते हैं।
कहता है पृथ्वी के वायुमंडल में, है ना, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल, है ना, आयनोस्फेयर की बात हो रही है, कहलाने वाला परत जो रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है। तो कहता है क्यों बनाती है, रीजन पूछ रहा है, क्या कारण है कि जो आयन मंडल आयनोस्फेयर वाला परत रेडियो संचार को क्या बना रही है, सुसाध्य बना रही है, मतलब उपयोगी बना रही है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए कथन कहता है, ये कथन में प्रश्न रहते हैं ऐसे, तो कहता है ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है ना, कहता है कि ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों की पृथ्वी ओर परावर्तित करती है। अगर आपको क्लियर है देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट कथन में कह रहा है कि सही कथन का चुनाव करें, तो प्रश्न पढ़ने से पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए कि कथन क्या कहता है। तो ऐसे प्रश्नों में देखने से पूर्व मिला लें कि हाँ, कहता है कि ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। तो ये अगर प्रश्न क्या है, ये प्रश्न आपका गलत है, ऐसा नहीं होता। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो गलत कर दीजिए। कहता है रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अति तीव्र होती है। अति तीव्र की बात हो रही है, कह रहा है रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या होता है, अति तीव्र होती है। अगर आपको ये क्लियर है, रेडियो तरंगों की गति अति तीव्र होती है, तो ऐसे प्रश्नों में आप पुनः ध्यान दें, ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो अगर ये क्लियर है कि रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य है अति तीव्र होती है, तो इसके अलग अलग है, आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग तरंग में ये अलग अलग है ना। अगर देखें तो सर्व तरंग अलग होते हैं, प्रासर्व तरंग अलग होते हैं, अवसर्व तरंग अलग होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जानना होगा कि हाँ, ओजोन की उपस्थिति में क्या होता है, रेडियो तरंगों को पृथ्वी को अपरावर्तित करने की जो स्थिति है या अपरावर्तित करती है। तो यही एक कारण नहीं है, क्योंकि आयन मंडल में ओजोन परत की उपस्थिति सामान्य रूप से नहीं पाई जाती। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, कथन क्या है, ये गलत है। दूसरा कहता है रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य भी अति तीव्र होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है। ये मैग्नेटिक जो है जितने सारे मेटल हैं या दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उसके ही तरंग दैर्घ्य अति तीव्र होते हैं। अति तीव्र का बात हो रहा है ना, जो परासर्व तरंग केवल उत्पन्न करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो यानी कि कोई भी सही नहीं है, तो आंसर आपको डी होगा, क्योंकि यहाँ कहता है केवल एक सही है, दो सही है, केवल एक सही, यानी कि ये सब कोई नहीं होगा, आपके आंसर होंगे कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, कहता है तीसरा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। प्रश्न आप आराम से पढ़ें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो निम्नलिखित में से कथनों से कौन सा एक सही है, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको आराम से पढ़ना पड़ेगा। कहता है कि पाचाव मेघ, पहला कहता है पाचाव मेघ, है ना, पहला कहता है पाछाव जो मेघ है ना, यानी कि क्रिशियस क्लाउड जिसको कहते हैं हम लोग, है, ये हिम क्रिस्टलों से बनते हैं। तो लेक्चर में आपको बताया गया है कि हिम क्रिस्टल क्या होते हैं और हिम क्रिस्टल का निर्माण कैसे होता है। अगर ये क्लियर है तो आपको पता होगा कि हाँ, ये प्रश्न ऑप्शन क्या है, सही है। आगे भी हम चर्चा करते हैं, दूसरा भी हो सकता है। पाचाव मेघ समतल आधार दर्शाते हैं तथा उनका स्वरूप क्या होता है, अवरोही गुबंद, है ना, जिसको रेजिंग डोम कहते हैं, के समान होता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो आरोही ना बल्कि क्या होता है ना, अवरोही ना होकर ये आरोही होते हैं, बढ़ते क्रम में होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ये अवरोही ना होकर क्या होते हैं, आरोही क्रम में होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो क्लियर, आने की ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, बाकी सब सही है, ये गलत है। पाछाव वे क्या समतल आधार दर्शाते हैं, जरूर है, लेकिन उनका स्वरूप क्या होता है, आरोही होता है, और वो भी गुबंद के समान होता है, ये सही है। नेक्स्ट, लेकिन केवल यहाँ पर क्या हो गया, अवरोही और आरोही में एक छोटा सा प्रश्न हो गया, जिसके वजह से प्रश्न गलत हो गए। नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं। कहता है कापासी मेघ, है ना, कापासी मेघ कुमुलस क्लाउड जिसको कह रहे हैं, कहता है कि सफेद पतले होते हैं और वे सूक्ष्म धब्बों के रूप में दिखते हैं तथा उनका स्वरूप रेशेदार और पंख नुमा होता है। तो देखिए, ये जरूर है कि वो सफेद होते हैं, है ना, ये भी सही है। ये प्रश्न आपका क्या है, सही है, सफेद, ये आपको टॉपिक ये में ये जो पॉइंट है ये सही है। लेकिन पतले होते हैं ये सही नहीं है ना, क्योंकि ये गुंछित अवस्था में ये बड़े बड़े कबारे की तरह से होते हैं। दूसरा कहता है सूक्ष्म धब्बों के रूप में दिखते हैं, बिल्कुल गलत, ये सूक्ष्म धब्बों की तरफ नहीं दिखते हैं। ठीक है,
आप उसमें मैं जब वीडियो में आप देखेंगे तो अलग अलग बादलों के बारे में चर्चा की गई कि कौन कौन से क्लाउड्स होते हैं, पछावस्तरी क्या है ना, कपासी मेघ क्या है, आपका पछावस्तरी क्या है, ये सब चर्चा की गई है ना, मेघस्तरी क्या है, इस पर चर्चा की गई है। उस पर आप जाके वीडियो देख लें। ये क्लियर क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक पॉइंट सही है, बाकी सब गलत है। रेशेदार और पंखनुमा ये नहीं होता है, क्यों कि रेशेदार और पंखनुमा अस्तरी मेघ होते हैं, ठीक है, कपासी मेघ नहीं होते। क्या होते हैं? अस्तरी मेघ। ये किसका उदाहरण है? यह विशेषता है अस्तरी मेघ का, ठीक है। अगर ये आपको क्लियर है कि यह अस्तरी मेघ का है तो आपके प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, अस्तरी मेघ के होते हैं। क्लियर है? तो इसमें कहता है कोई नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें आंसर मिल चुकी है। नंबर 1 पछाव में क्या है, ये हिम क्रिस्टलों के रूप में बने होते हैं। और मैं यहाँ से आपको एक डेटा बता दूं कि जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, यही हिम क्रिस्टलों पर, है ना, जो होते हैं उस पर छिड़काव किया जाता है केमिकल का, जिससे वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें, नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है वायुमंडल में कमी की मात्रा, है ना, वायुमंडल में कमी की मात्रा अक्षांश से संबंधित है। वायुमंडल में कमी की मात्रा, ये किस कमी की बात कर रहा है? देखिए हम आगे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जनरली क्या होते हैं, कथन और कारण पर आधारित होते हैं। तो सिंपल सा कह रहा है कि वायुमंडल में जो है, ये अपने आप में कथन है, ये कथन एक है, कहता है वायुमंडल में कमी की मात्रा अक्षांश से संबंधित है। अगर वायुमंडल में किसी चीज की कमी है, उनके मात्राओं में, उनकी क्वालिटी में, तो उसका संबंध किससे है? अक्षांश से है। तो देखिए आगे क्या कहता है, दूसरा कहता है कि नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित है। नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित है। और जब ऐसे आप प्रश्न बनाएंगे तो ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान से रखेंगे। किसी भी हाल में नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित नहीं होती है। ठीक है, एक रूप जरूर होता है कि नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की एक पद्धति है, जिसको लेनिसेंस कहते हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि जलवाष्प नमी के रूप में होती है, ये सही है, लेकिन उसका संबंध तापमान से है, यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मोनिक कुमारी, मानिक कुमारी, पुनीता कुमारी, और भी बहुत लोग हैं। आप प्रश्न देख पा रहे हैं जी? और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं आप जी। सबको गुड मॉर्निंग जी। आराम से प्रश्न को देखें, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करें, तभी हम क्वेश्चन को हल करेंगे, है ना। कथन कारण को आराम से पहले देखें। चलिए पुनः आते हैं प्रश्न पर, पुनः एक बार पढ़ते हैं हम। वायुमंडल में कमी की मात्रा का संबंध अक्षांश से है। जो उलट के अगर हम इसको पहले करके पढ़ें या इसको घुमा के, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अक्षांश से संबंध है या इनका संबंध किससे? अक्षांश से। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम पृथ्वी का एक हम आधार इसको समझने के लिए ले सकते हैं। अगर ये हमें अर्थ ले लिए हैं हम लोगों द्वारा, ये देखिए नॉर्थ पोल है ना? ये क्या हो गया? साउथ पोल है। ये आपका इक्वेटर रीजन है ना। अब इक्वेटर रीजन में हम ले लें इक्वेटर रीजन, तो यहां जान रहे हैं आप ट्रॉपिकल रीजन है क्या? उष्ण पूर्णतः उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन है ये, है ना। सब ट्रॉपिकल रीजन ले लें इधर, है ना। ये क्षेत्र जो देख रहे हैं सब ट्रॉपिकल रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन है। उसके बाद इधर पर देख सकते हैं हम समशीतोष्ण, इसको हम लोग उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय। ये हो गया समशीतोष्ण, समशीतोष्ण कटिबंधीय। ये क्या हो गया आपका? शीत कटिबंधीय, है ना। और ये पूर्णतः क्या होता है? उष्ण, है ना। ये उष्ण के साथ उपोष्ण भी होता है, लेकिन ये पूर्णतः उष्ण है ना। तो ये इसी तरह से दक्षिण में भी स्थिति पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग अक्षांशों पर, क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी क्या होता है, अलग अलग प्रकाशमान की स्थिति देखें तो सूर्य की स्थिति यहाँ ज्यादा होती है ना कि इधर। लगातार इधर ध्रुवों की ओर चले जाएं, इक्वेटर से ऊपर में नॉर्थ में जाएं या साउथ में जाएं, दोनों अलग अलग क्षेत्रों में सूर्य की जो प्रकाश से किरणें की उपस्थिति है वो ध्रुवों की ओर लगातार घटती चली जाती हैं, तुलनात्मक इक्वेटर की ओर। अगर देखें विषुवतीय क्षेत्र, ये आपका विषुवतीय क्षेत्र है जो प्रधान मध्यांतर रेखा है, इस रेखा में या इसके तटवर्ती क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश इन क्षेत्रों में क्या होता है? सर्वाधिक 30 डिग्री से नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के आसपास
सूर्य का प्रकाश सीधी और खड़ी अवस्था में होती है, और यही कारण है इन क्षेत्रों में क्या होता है, वायुमंडल में क्या होता है, इसका आधार अलग होता है। अगर हम इसको आधार से समझे तो आप लोग को पढ़ाया जा चुका है कि अलग अलग रीजन देखें, तो इस पोलर की रीजन के देखें, और यहाँ तो देखिए कहता है मिनिमम 8 और अधिकतम 18, ये होता है वायुमंडल की ऊंचाई। तो जो मिनिमम की बात हो रही है तो ध्रुवों की ओर बात हो रही है, यहाँ पर वायुमंडल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर। और अगर हम इक्वेटर क्षेत्र में चले जाएं तो यहाँ पर कितनी होती है, 18 किलोमीटर वायुमंडल की ऊंचाई। ये क्वेश्चन में आ चुका है कि विषुवतीय क्षेत्रों में वायुमंडल की ऊंचाई औसतन कितनी होती है, तो औसतन 18 किलोमीटर। एनसीईआरटी आपका 18 किलोमीटर लिखता है, आप एनसीईआरटी का अध्ययन करें। 8 किलोमीटर आप चले जाएं तो सभी ध्रुवीय प्रदेशों में वायुमंडल की औसतन ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर होती है, क्योंकि वह संपूर्ण ठंडा क्षेत्र होता है। तुलनात्मक वहां क्या होते हैं, तापमान वो भी कमी हो जाता है, जबकि वायुमंडल में क्या होता है, आर्द्रता स्तंभ बनी रहती है। जो आर्द्रता में देखें हवाओं में अगर डेंसिटी की बात करें, उसमें नमी की बात करें तो 0 से लेकर 4% के बीच होता है संपूर्ण पृथ्वी पर। एटमोस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी की बात करें तो 0 से 4% होता है। उन्हीं पर्वतीय इलाके जो ठंडे प्रदेश है, जहां पर सामुद्रिक की स्थिति या ग्लेशियर की उपस्थिति है, हवा का 4% ह्यूमिडिटी, जबकि संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में लगभग 3% से 2%, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 1%, और वही डेजर्ट वाले क्षेत्रों में 0 तक भी स्थिति पाई जाती है हवा की ह्यूमिडिटी का। तो ये आधार रहा एक महत्वपूर्ण। दूसरी बात, अगर ये दोनों के एवरेज में आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि औसतन वायुमंडल की ऊंचाई कितनी पाई जाती है, तो दोनों का एवरेज ले लें, ठीक है। तो ये होता है लगभग 13, है ना, लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक, है ना, ये आप याद रखेंगे, लगभग 13 किलोमीटर तक की सामान्य ऊंचाई पर। जो अधिकतम किसी भी हाल में कहां तक हो सकती है, तो ये 24 तक हो सकती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वायुमंडल की ऊंचाई इक्वेटर क्षेत्रों में कितनी हो सकती है, अधिकतम 24 किलोमीटर तक हो सकती है, जबकि औसतन कितनी होती है, तो 18 किलोमीटर तक होती है। और एवरेज वायुमंडल की ऊंचाई संपूर्ण पृथ्वी पर कितनी होती है, तो 13 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, और मिनिमम 8 किलोमीटर। ये महत्वपूर्ण। एक बात और मैंने वीडियो में चर्चा कर रखा है, जब आप वीडियो देखेंगे तो वहां पूरी तरीके से बताई गई है कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण से वायुमंडल में जो कमी होता है या बदलाव होते हैं उसमें अक्षांश प्रभावित करते हैं ना, उनके अक्षांश की उपस्थिति प्रभावित करती है, क्योंकि अलग अलग अक्षांश का जो प्रभाव है उनके धरातलीय स्वरूपों में अलग होता है। साथ ही साथ संपूर्ण अक्षांश वाले क्षेत्रों में जो क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होते हैं, वहां का जो लैंडस्केप है वो अलग होता है। कहीं ना कहीं वायुमंडल में दूसरे अन्य तत्वों को, अन्य कारकों को ये पूरी तरह से प्रभावित करता है। यही कारण है इसमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है। अब कहता है, अब कथन कारण को ध्यान से समझें। पहली बात तो कह रहा है कि वायुमंडल में कमी की मात्रा का संबंध या मात्रा अक्षांश से संबंधित है। दूसरा कहता है कारण उसका क्या है, कारण यह है कि नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित है, रखने की क्षमता इससे संबंधित है। अगर संबंधित में हम देखें, संबंध में, तो पहला सही गलत में देखेंगे तो डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन उससे संबंधित है, मतलब दोनों तो है सही कथन कारण में। अब देखना है क्या कहता है, कहता है ए और आर दोनों सही है, ठीक है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण है ना, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा कहता है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तीसरा, तो कहता है ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, मतलब दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानना होगा। तो ये क्लियर है। अगर हम मिला के पढ़ें तो कहता है नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित है, और यही वायुमंडल में विभिन्न अक्षांशों में कमी की मात्रा को प्रभावित करता है। अगर उलट के डिफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि आर ए की सही व्याख्या है या सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। इसको हम आर के जो कारण हैं उनके साथ हम कथन को मिलाकर पढ़ेंगे। पुनः मैं पढ़ता हूं, नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित है, और ये वायुमंडल में कमी की मात्रा को अक्षांश से संबंधित या अक्षांशों से संबंधित है या प्रभावित करती है। तो आपका क्लियर हो गया, यानी आंसर क्या होगा आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि सूर्य का प्रभामंडल, जिसको हेलो कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, जिसको हेलो कहते हैं, ठीक है, सूर्य का प्रभामंडल जिसको हम लोग हेलो कहते हैं, प्रभामंडल जिसको हेलो कह रहे हैं ना, कहता है प्रकाश के अपवर्तन। आप अगर ये घटना अपवर्तन और परावर्तन की घटना अच्छे से पढ़े हुए हैं, रिफ्लेक्शन की घटनाएं, तो आपके प्रश्न बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो कहता है कि सूर्य के प्रभामंडल हेलो जो है प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है ना। सबसे पहले जानना पड़ेगा कि अपवर्तन क्या है ना।
दूसरा होता है तो कहता है खाली स्थान क्या होता है। सिचुएशन दिया है, 4 अलग अलग ऑप्शन में है, आपको आराम से पढ़ना है, तो मिला के पढ़ना है, सुटेबल जो होगा वर्ड को आंसर होगा। देखिए कहता है सूर्य का प्रभा मंडल या हेलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है स्तरीय मेघों के जलवाष्प में। क्या ऐसा हो सकता है? तो देखिए नेक्स्ट कहता है अछाव कपासी मेघों के हिम स्फोटकों के रूप में। तो कभी भी सूर्य के प्रभा मंडल स्तरीय मेघों के जलवाष्प से या अपवर्तन से उत्पन्न होता है, ये उसमें नहीं फिट बैठता, इसका कोई संबंध नहीं उससे। दूसरा पछाव कपासी मेघों के हिम स्फोटकों से, यहां पर भी कोई संबंध नहीं है उसका। नेक्स्ट कहता है पछाव मेघों के हिम स्फोटकों में, तो सही है क्योंकि पछाव मेघों के हिम स्फोटकों में इसका काफी प्रभाव पड़ता है और स्तरीय मेघों के धूलकणों में इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इसलिए पड़ता है क्योंकि जिन क्षेत्रों में प्रभाव मंडल के कारण अपवर्तन की घटनाएं सर्वाधिक होती हैं, वहां पर 2 घटनाएं सामान्य रूप से होती हैं। एक वर्षा का लगातार होना, ये घटनाएं यानी कि वर्षा लगातार होंगी, इसको हम लोग कहते हैं सामान्य भाषा में चक्रवातीय वर्षा, ऐसी स्थिति हो सकती है। और दूसरा बादल फटने की घटना, बादल फटने की घटना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि पछाव मेघों में हिम स्फोटकों में जो है सूर्य के प्रभामंडल क्षेत्र में प्रकाश से अपवर्तन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये पछाव मेघों का हिम स्फोटकों में परिवर्तन हो जाता है, जिससे कारण से उस प्रदेश में वर्षा का लगातार होने की घटनाएं चक्रवाती स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये जिससे लगातार वर्षा होते हैं, जिसे चक्रवाती वर्षा के रूप में भी हम लोग जानते हैं, या फिर बादल फटने की घटनाएं भी हो सकती हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान देंगे। ऑनलाइन पढ़ रहे विद्यार्थी ध्यान रखेंगे इन प्रश्नों को। आप पीछे कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छठे प्रश्न पर आते हैं। कहता है बैरोमीटर, है ना, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम की दशा उत्पन्न होती है ना, नति, इसको हम दूसरे शब्द में लिख लें, उत्पन्न होती है ना, उत्पन्न होती है। कौन सी घटना उत्पन्न हो सकती है? कहता है बैरोमीटर के पठन में, है ना। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि बैरोमीटर किसका सूचक है, तो किसका है, तो बैरोमीटर से क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। कहता तूफान की मौसम, ये क्या है, वायुमंडल, है ना, की घटनाओं को मापने वाला यंत्र, है ना, मापने वाला यंत्र है। ये कौन सी दशा का करता है, तो कहता है तूफान का मौसम, मौसम की सूचना देता है, जो तापमान से संबंधित उसको प्रभाव दिखाता है। करता है प्रशांत मौसम, शांति एवं शुष्क मौसम, उष्ण एवं उज्जवल मौसम। देखिए अलग अलग सिचुएशन दिया हुआ है ये, है ना। तो अगर आपको पता है कि कहता है कि अचानक गिरावट होने की घटना हमेशा तूफानी मौसम का सूचक होती है। हमेशा अगर तूफान आएंगे तो वायुमंडल से जो बैरोमीटर की जो उसकी जो पहचान के लकीर है वो लगातार नीचे हो जाएगी, अचानक गिर जाएगी। तो ये घटना क्या कहलाती है, ये कहलाती है तूफानी मौसम की सूचक कहलाती है। ठीक है, और शांति और साफ में इसका मतलब यह है कि बैरोमीटर के जो मापक आपका संवेदी है लगातार धीरे धीरे ऊपर उठता है ना, धीरे धीरे क्रमशः ऊपर की ओर, जो सांकेतिक सुई है वो धीरे धीरे अगर लगातार बैरोमीटर में ऊपर की ओर जा रही है, इसका मतलब शांति और शुष्क तापमान होने की संभावना है ना, स्वच्छ आकाश होने की संभावना है। और यह अचानक अगर ऐसे इसके सुई अचानक नीचे आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि तूफान आने का सूचक है। तो इससे प्रश्नों पर आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्या कहता है, ये भी कथन और कारण। एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो एग्जाम होने वाले हैं, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से अनुमान लगा सकते हैं। आप पीजीटी के प्रश्नों को आप अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे हाईतर उच्चतर जो परीक्षाएं होती हैं उनके अगर प्रश्न देखेंगे,
तो ज्योग्राफी से आने वाले जो प्रश्न हैं वो अधिकतम अब कथन और कारण और वैसे तथ्यों पर आधारित हो गए हैं। आर्य की व्याख्या, ये आर की व्याख्या है, इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न लगातार आपको कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी कि आपको अगर कॉन्सेप्चुअल स्थिति अगर थोड़ी सी भी कम है, आप उस पर कमांड कम है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने में आपको काफी परेशानी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें। और पहले के प्रश्नों में अगर देखेंगे लगातार अभी से 2-3 पिछले पीजीटी के एग्जामिनेशन के पिछले प्रश्नों में देखें तो वहां पर कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन होते थे जो सडनली आप किसी टॉपिक से नॉर्मल क्लियर कर लेते। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति में परिवर्तन हुई है, लगातार शिक्षा में जो बदलाव हुए हैं वो अधिक से अधिक इनोवेटिव हो गए हैं ना, खोजी टाइप के। जब इनोवेटिव प्रश्न आ रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इन प्रश्नों को उन गहनता तक जाना होगा, विषय वस्तु के अंतिम ज्ञान तक जाना होगा, तब अभी आप हल कर पाएंगे। तो बार बार रिवीजन करें और प्रश्नों को बड़ा सावधानी पूर्वक पढ़ें। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न पे आते हैं। कहता है कथन एक कहता है ये कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक है ना, यानी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा है कि घटता जाता है। क्या कह रहा है? पहला प्रश्न, आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ है ना जल का क्वथनांक घटता जाता है। चलिए, अगर आपको साइंस के विद्यार्थी हैं तो इजी है, और नॉर्मली आप जान रहे हैं तो आप इस चैप्टर में पढ़े हैं कि क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ जल के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट लगातार क्या होता है, घटता जाता है। इसलिए पहाड़ों पर आप जान रहे होंगे कि कुकर को ले जाया जाता है खाना बनाने के लिए, क्योंकि वो ऊंचाई पर जाके उसमें लगातार क्या तापमान के साथ साथ क्वथनांक भी, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता है तो ठीक है। कारण कहता है कि ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता जाता है। आपको पता है कि ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बढ़ता नहीं है, बल्कि क्या होता है, लगातार घटता जाता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि धरातल पर है ना, धरातल पर ठीक है सर्वाधिक वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एपी की स्थिति पाई जाती है। ये आप नोट कर लें है ना, पाई जाती है। अगर ये आपको क्लियर है तो ये प्रश्न बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, पहला सही है और हम दूसरा क्या देखते हैं, गलत है। क्योंकि आपको क्लियर है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कह रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये लगातार बढ़ता नहीं है, इंक्रीजिंग नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, डिक्रीज होते चला जाता है। क्योंकि ये ऊंचाई के साथ कह रहा है, क्योंकि ऊंचाई के साथ ये माइनस में होता है ना, माइनस होता है, लेकिन नीचे के अगर जाएंगे तो ये घटता जाता है। यानी कि क्या है, आर गलत है, ये सही है। देखिए कहता है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कहता है दूसरा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं, ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट कहता है ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, तो आंसर हमारा मिल गया है, ये सही है और आर गलत है। तो आपका आंसर हो गया सी, चौथा जाने की जरूरत नहीं। तो आपके प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, टोटली कॉन्सेप्ट पर ऐसे प्रश्न होते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहता है आपका, ठीक है, कि साफ मेघ, क्या कहता है कि साफ मेघ रहित गतों है ना की तुलना में मेघा जो छद हैं इनकी रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि अब कहता है क्योंकि करके डैश कर दिया कि क्या स्थिति होगी, क्यों होता है ऐसा। जो साफ अगर मेघ वाली रातें देखें है ना, उसकी तुलना में जो मेघ वाली रातें हैं वो अपेक्षाकृत गर्म हो जाती हैं। मतलब खुला आकाश है और खुला आकाश की स्थिति में अगर वो मेघ वाले दिन है तो वो क्या होता है, जितना गर्म होता है रात के तापमान में, यानी कि उसके तुलना में जिस दिन बादल ढका हो वातावरण में उस दिन का तापमान अधिक होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो क्यों होता है देखते हैं। कहता है पहला ऑप्शन कि ठंडी लहरों का आसमान से पृथ्वी तक उतरने से रोकते हैं। तो अगर आपको क्लियर है कि आसमान से ठंडी लहरों का आसमान से पृथ्वी तक उतरने से रोकते हैं, तो यही गलत है कॉन्सेप्ट, कि आसमान से पृथ्वी पर ठंडी हवाएं उतरती हैं, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट ही गलत है। वे ठंडी हवाएं सागर तटीय होती है ना, सनातनी होती तो पर्वतीय होती तो ये माना जा सकता था कि ये क्या है, ठंडी हवाएं हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कह रहा है इसके हिसाब से गलत है। दूसरा कहता है पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा का परावर्तित करते हैं, ये हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट कहता है
कि ऊष्मा बनाते हैं, है ना, जो ऊष्मा है बनाते हैं और उसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं। ये धरातल, ये किसके बारे में आ रहा है? धरातलीय, धरातलीय जो हैं, जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, धरातलीय वातावरण, है ना, ये क्या कह रही है? ऊष्मा बनाते हैं और उसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं। अगर ये क्लियर है कि ऐसा नहीं होता है, तो ये होता है लेकिन उतना कारगर नहीं है। और ये पृथ्वी की ओर आकर्षित क्यों करता है? ऊपर से ना ही नीचे बनाता है, ना पृथ्वी से ही, ये पृथ्वी से ही जनरेट होते हैं बहुत सारी ऊष्मा। ये बिल्कुल गलत है कॉन्सेप्ट में, है ना। इसको हम क्लियर करते हैं कि ये क्या है, गलत है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सही हो सकता है। नेक्स्ट कहता है वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। तो वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण नहीं करते हैं, बल्कि वायुमंडल ऊष्मा का अवशोषण स्वयं ही करता है, जो पृथ्वी का ही एक भाग माना जाता है। ठीक है, तो ये भी डायरेक्टली कॉन्सेप्ट में गलत है, यानी ये सही है, क्योंकि कहता है कि मान लीजिए वायुमंडल का ये हम कवर ले लें, तो यहाँ तक जितने सारे जो पृथ्वी से निकलने वाले जो आपकी यहाँ की ऊष्मा है, पृथ्वी की जो ऊष्मा है, तो ये मेघाच्छद की स्थिति में ये वायुमंडल के निचली लेयर में क्या होती है, पूरा ये ढक देती है, जिससे पृथ्वी का क्या होती है, जो ऊष्मा है ये आसमान में खुला अंतरिक्ष की ओर नहीं जा पाती और फिर पुनः ये पृथ्वी पर ही, यहाँ पर ही समान रूप से व्यवस्थित रूप से फैल जाती है, जिसके कारण से संपूर्ण वातावरण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और यही कारण है कि जो मेघ वाली रातें हैं वो साफ खुली रातों की तुलना में अधिक गर्म होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये लगातार 2 बार पूछा जा चुका है। आपके पीजीटी में पूछ चुका है, यूपी के एग्जाम में एक बार, है ना, एक बार एमपी में एग्जाम में पूछ चुका है आपका आए हुए 5 वर्षों के अंदर। उसके बाद आपका टेट में भी क्वेश्चन आ चुका है, सी टेट स्पेशली, है ना, सी टेट की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर प्रश्न आ चुका है। ये के बाद पीसीएस से में, पीसीएस के एग्जामिनेशन में ये भी प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, जेपीएससी से लेकर बीपीएससी में ये प्रश्न टोटली कॉन्सेप्ट पर है। ये प्रश्न हमेशा ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। सिंपल क्वेश्चन कहता है, सिंपल क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है संध्याकालीन सर्वाधिक रंगीन मेघ हैं। ये सिंपली क्वेश्चन है, टोटली फैक्ट है, और ऐसे प्रश्नों पर आपके कोई भी कॉन्सेप्ट की अनिवार्यता नहीं होती। कहता है संध्याकालीन सर्वाधिक रंगीन मेघ हैं, तो कौन से मेघ हैं? जो संध्याकालीन है वो हमको पता होने चाहिए, और वो रंगीन मेघ हैं, है ना, रंगीन है, रंग बिरंगे होते हैं। उनके कलर अगर देखें तो ये कलर कभी कभी हल्की सुनहरी, सुनहरी से लाल, कौमा पीली, गुलाबी, है ना, तक होती है। ये देख रहे हैं, है ना, ये कलर होती है। सफेद तो होती है, सफेद का कोई जिक्र नहीं है। और सफेद में भी कौन सा सफेद होता है? तो दूधिया, है ना, या ऑब्लिक कपासी। इतने सारे ये कलर में आपको शाम में दिखाई देते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य का पृथ्वी का अगर देखें हम वहां पर, तो अलग अलग अपवर्तन परावर्तन की घटनाएं होती हैं, तो उस दौरान ये बादलों के कलर दिखाई पड़ते हैं। तो कहता है कौन से बादल में? कछाव में होते हैं, कपासी में होते हैं, अस्तरी में होते हैं, बर्फीले में होते हैं। तो अगर आपको क्लियर है कि कपासी मेघ, है ना, ठीक है, कपासी मेघ, ठीक है, वह मेघ है जिसमें ये सारी घटनाएं होती हैं, तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पछाव अस्तरी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ना ही अस्तरी में होता है, ना बर्फीले में। ठीक है, ये टोटली फैक्ट्स है जो आपको रखना होगा कि कपासी मेघ वह मेघ है जिसमें संध्याकालीन रंगीन मेघ की स्थिति होती है। ये अलग अलग कलर में क्या होता है, विभाजन इनका होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। आपको नेक्स्ट प्रश्न कहता है निशा दीप्ति, है ना, निशा दीप्ति के बारे में जिक्र करता है कि निशा दीप्ति जो है, नेबुलेंट जो है, मेघों का निर्माण कहाँ होता है? मतलब ऐसे मेघ जो जनरली क्या होता है, वर्षा कराने में सक्षम तो नहीं होते, वर्षा कराने में, याद रखेंगे, सक्षम, है ना, नहीं होते, नहीं होते। ठीक है, किंतु वायुमंडलीय, एटमॉस्फेरिक, है ना, एक्टिविटीज, वायुमंडलीय घटना या परिघटना
में घटना या परिघटना में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, अपना योगदान देते हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर है, ठीक है, कि जो निशादीप्ति वाले मेघ हैं उनकी पहली विशेषता क्या है कि वर्षा कराने में ये सक्षम तो नहीं होते, अगर वर्षा कराते भी हैं तो बहुत छिटपुट, जो बहुत इनकी मात्रा कम होता है। अगर सामान्य रूप से देखें तो इनके वर्षा कराने की क्षमता मात्र 50 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती, वो भी विषम परिस्थितियों में। ठीक है, अन्यथा ये वर्षा कराने में सक्षम नहीं होते। और क्या है, वायुमंडलीय की घटना या परिघटना के दूसरे सभी कार्यों में अपना योगदान देती है। अदर एटमॉस्फेरिक जितने सारे एक्टिविटीज होते हैं, वर्क्स होते हैं, वो सब में देती हैं ये अपना। तो ये कहता है कि इसका निर्माण कहाँ होता है, इसमें होता है टॉप सीमा यानी टोपोस्फेयर, है ना। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, ये कहाँ होता है, ये हो गया आपका टोपोस्फेयर, है ना। नेक्स्ट हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। मीसोस्फेयर यानी मध्य सीमा, या मेंटीटोपोज किस में होती है, तो अगर आपको पता है तो क्या होता है, मध्य सीमा में होता है। इस वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ चुका है, ये 2 एग्जाम में, ये भी याद रखें, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हीटेड, ये याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे प्रकार के मेघों की संख्या लगातार ग्रीष्मकालीन, है ना, ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन ऋतुओं में मध्य भारत में सर्वाधिक देखे जाते हैं, मध्य भारत में सर्वाधिक देखे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक नए प्रश्न है जिसमें अभी फिलहाल ये प्रश्न आ चुका था कि जो है निशादीप्ति मेघों का निर्माण सर्वाधिक भारत के किस प्रदेश में होता है, तो वो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ऋतु में मध्य भारत में इसका निर्माण सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, कहता है नेफ्रोमीटर, है ना, जो नेफ्रोमीटर है से निम्न में से किसका मापन किया जाता है। ये भी आपका फैक्ट है, लेकिन ऐसे फैक्ट कभी कभी आपके प्रश्नों में लगातार देखने को मिलते हैं। ये भी प्रश्न आपका स्टेट पीसीएस, जिसमें जेपीएससी, एमपीपीएससी और बिहार, है ना, तो स्टेट पीसीएस आपका एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी सीजीएल, है ना, सेंट्रल की मैं बात कर रहा हूँ, एसएससी सीजीएल, साथ साथ में पीजीटी, है ना, पीजीटी और नेट जेआरएफ, है ना। ऐसे प्रश्न हमेशा 1-2 हमेशा देखने को मिलता है, जहाँ पे आपसे वो जानना चाहता है कि कुछ ज्योग्राफिकल, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली या कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिनके बारे में आपको पता है कि नहीं। ठीक है, तो नेफ्रो का अगर देखेंगे नेफ्रोमीटर, तो नेफ्रोम का जो तात्पर्य ही बादलों की घटना से होता है, और मीटर यानी तापने वाला, मापने वाला, तो वर्षा की मात्रा तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ से होगा नहीं, सागरीय लवणता का नहीं होता। ठीक है, उपरोक्त में सभी हो नहीं सकता। ये बादलों की दिशा और गति का जो मापने की जो इकाई है वही होता है नेफ्रोमीटर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों पे आपको कुछ अपनी पकड़ बनानी होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चर्चा करें तो कुछ ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं जनरली। ठीक है, जहां पर कहता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, है ना, कहता है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस हैं। अब आपको तो ये पता होना चाहिए कि सक्रिय गैस कौन कौन से हैं और अक्रिय गैस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप कॉलम बना लें। ये पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि कौन कौन से गैसें हैं जिनको सक्रिय एक्टिव गैस की श्रेणी में रखते हैं और कौन से इनएक्टिव की श्रेणी में हम रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको अगर क्लियर है तो ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। तो कहता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान, है ना, कौन सी अक्रिय गैस है। तो अगर हम देखेंगे उस कॉलम के हिसाब से, तो नियॉन है, हीलियम है, क्रिस्टॉन है या आर्गन, तो आपको पता होगा कि आर्गन है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो आपको सीरीज में ये तो पता होना चाहिए कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैसों का क्रम कौन है,
तो कम से कम 4-5 महत्वपूर्ण जो आपको याद होने चाहिए, जिसके उदाहरण में मैं आपको चर्चा कर दे रहा हूँ। अगर नंबर 1 बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन, है ना, ठीक है। दूसरा पता हो तो कितना है, तो एवरेज आप याद रख लें 78%, है ना, 78.08 एग्जैक्ट ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन लगभग 21%, ये भी एग्जैक्ट में अगर हम देखें तो 20.93%, है ना, अगर हम ये देखेंगे 20.93%, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा देख ले हम लोग, तो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, 0.03%। इसी तरह से हम चौथा देख लें तो आर्गन, है ना, 0.003%। तो ये सीक्वेंस में आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए क्रमशः कि कौन कौन से गैसें का क्रम कौन है। ये पीछे वीडियो में आपको बताए जा चुके हैं कि गैसों का क्रम क्या है, ठीक है, और वो कौन कौन सी गैसें हैं जो वायुमंडल में कितनी प्रतिशतता के साथ मौजूद है, ये आपके डेटा में दिया जा चुका है। आप पिछले वीडियो में आप आराम से इसको देख सकते हैं। और उसी में सीरीज में मैं इसमें पढ़ाया जा चुका है कि कौन कौन से इसमें सक्रिय गैसों की श्रेणी में आते हैं और कौन कौन से जो हैं जो इनएक्टिव या आपको अक्रिय गैस कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। कहता है नेफ्रोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया, ये तो हो गया आपका प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ओजोन परत लेयर बनाता है, क्वेश्चन कहता है ओजोन परत लेयर बनाता है ना। अब इसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कहता है। अंटार्कटिका की वायुमंडल स्थिति, आपको पता है कि अंटार्कटिका की वायुमंडल स्थिति क्या है, कुछ महत्वपूर्ण विशेषता हम चर्चा कर लेते हैं कि अंटार्कटिका की वायुमंडल की स्थिति क्या है ना। अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति क्या है, अगर इसकी विशेषता की बात ना करें, अंटार्कटिका की विशेषता की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। नंबर 1 देखें तो यहाँ का होता है तापमान ह्रास की स्थिति, यहाँ तापमान ह्रास होता है यानी कि हिमांक होता है, तापमान कहाँ तक होता है, हिमांक तक होता है, यानी कि माइनस में भी चला जाता है, ये पहली विशेषता है। दूसरा यहाँ देखेंगे वायुमंडलीय भार, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब या फिर प्रेशर के साथ इसको हम भार भी कह सकते हैं, है ना, ये क्या होता है, ये अधिकतम होता है ना। इसीलिए क्या होता है, वेट यहाँ पर बढ़ जाता है। कहा जाता है फिजिक्स में कि सोना खरीदना कहाँ आसान होता है और सोना कहाँ बेचना आधा आसान होता है। याद रखेंगे सोना खरीदना हमेशा इक्वेटर रीजन, अगर पृथ्वी का ऐसे हम देख लें तो इस विषुवतीय क्षेत्रों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लगभग नगण्य सा होता है, वैक्यूम जीरो होता है। एक कारण है कि यहाँ वेट लगातार गिर जाता है, वेट क्या होता है, माइनस में चला जाता है, जबकि यहाँ प्लस में चला जाता है। तो कहा जाता है अगर सोना खरीदना है तो इन देशों के सिवाय आप चले जाएं इधर वाले में, आपको सोना में काफी अंतर आएगा। सोना खरीदना ध्रुवों की ओर आसान होता है, इधर यहाँ पर कम होता है। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। क्या कहता है कि वायुमंडलीय दाब के साथ भार में क्या हो जाता है, इंक्रीजमेंट हो जाता है। अगर तीसरा देखें तो जो आर्द्रता की बात करें, हम ह्यूमिडिटी की बात करें, है ना, तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की बात करें तो इसमें हमेशा लगता है इसमें अगर वह इसको आइस और डेजर्ट एरिया है, अगर बर्फीले और मरुस्थल एरिया हैं तो वैसे क्षेत्रों में तुलनात्मक कम होती है, लेकिन केवल ठंडा प्रदेश है वहां पर इंक्रीजमेंट होता है, यानी प्लस भी हो सकता है या माइनस, ये डिपेंड करता है कि वह कौन सा क्षेत्र है। अगर पूरा डेजर्ट एरिया है तो डेफिनेटली माइनस में होगा, ठीक है, या 1 डिग्री तक भी हो सकता है हवाओं का। लेकिन ये कुल हवाओं का किसमें लेना है, कुल हवाओं का, है ना, कुल हवाओं का, वहां जो उपस्थित जितने सारे एटमॉस्फेयर में जितने सारे एयर हैं उन एयर का परसेंटेज निकालेंगे तो 1% तक हो सकता है। लेकिन अगर वही डेजर्ट एरिया नहीं है, वह सामान्य क्षेत्र है, तुलनात्मक वहां ठंडा की स्थिति है। अगर द स्टेपीज वाले क्षेत्र देख लें, जैसे साइबेरिया का क्षेत्र है ना, साइबेरिया का
साइबेरिया रूस, साइबेरिया का घास का मैदान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, द स्टेपीज, है ना। द स्टेपीज का अगर मैदानी क्षेत्रों में देख लें तो यहाँ ठंडा होने के बावजूद यहाँ क्या होता है, खुली हवाओं के कारण यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की स्थिति लगभग हवा का 4% तक पाया जाता है। ये उदाहरण है ना। तो इस बात को याद रखेंगे, यानी कि आर्द्रता ह्यूमिडिटी भी क्या हो रही है, प्लस भी हो रही है और माइनस हो रही है। तो जहां माइनस हो रही है वो माइनस भी होके अगर पूरी तरह से डेजर्ट क्षेत्र है, अंटार्कटिका का, आर्कटिक का क्षेत्र, इस अंटार्कटिका की बात करें एकदम माइनस में, जहां तापमान 110 डिग्री है, 105 डिग्री है या -50 डिग्री है, वहां पर हवा का अधिकतम 1% हो सकता है, अधिकतम। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और एक महत्वपूर्ण सबसे बात, यहाँ का सामान्य जो वेदर है ना, सामान्य जो वेदर जिसको हम लोग मौसम कह रहे हैं, वो एक सी बनी रहती है, एक सी स्थिति बनी रहती है ना, एक सी स्थिति बनी रहती है। ये सारी विशेषताएं हैं, अगर इतना आपको क्लियर है तभी प्रश्न बनेंगे। तो चलिए कहता है, ठीक है, चलते हैं। तो अंटार्कटिका की वायुमंडल की स्थिति कहता है जो क्या करता है, ओजोन परत लेयर बनाता है। तो ये क्या है, इस हिसाब से क्या ये गलत है, ये आवश्यक नहीं है कि वही लेयर बनाता है, ये जरूरत नहीं है। हाँ, वहां पर लेयर की उपस्थिति होती है, ये सही है, लेकिन यही बनाता है जरूरत नहीं है। कहता है शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 12 किलोमीटर के नीचे की परत, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पृथ्वी से 10 से 12 किलोमीटर की नीचे की परत क्या कहता है, ओजोन परत का लेयर बनाता है, ये भी आवश्यक नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर आवश्यक है कि पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई के वायुमंडल की परत जो होती है वो क्या होती है, समताप मंडल की सबसे निचली परत और क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी परत, जिसे क्षोभ सीमा कहा जाता है, उससे सटा हुआ ओजोन परत का निर्माण होता है। इस दृष्टिकोण से ये सही है, ये आप याद रखेंगे। एवरीवन ध्यान दें, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी को बार बार रिवीजन करें। कोचिंग के दिए गए नोट्स पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर वो अवेलेबल है वेबसाइट में। आप कोचिंग के द्वारा तैयार किए गए नोट्स, कोचिंग के द्वारा पढ़ाए गए उन वीडियोस को भी पुराना देख सकते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक उसको रिवीजन करें, ऐसे प्रश्न आपके बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि वायुमंडल में ओजोन परत। कई प्रश्न ऐसे आएंगे जो डायरेक्ट यहाँ पर साइन अप कर देगा, कुछ भी आगे नहीं क्लियर होगा कि आगे क्या है। ठीक है, वैसी स्थिति में आपको क्या करना है। तो कहता है वायुमंडल में ओजोन परत, तो कुछ भी क्लियर नहीं है कि वायुमंडल में ओजोन परत क्या है, तो उसकी विशेषताओं को जानना होगा, है ना, उसके डिस्क्रिप्शन को हमको समझना होगा कि क्या कुछ कहना चाहता है। तो पहला कहता है कि वर्षा कराती है, अगर क्लियर है कि वर्षा कराती है कि नहीं कराती है तो ऐसे सिचुएशन आप बना पाएंगे। तो वायुमंडल में ओजोन परत का संबंध वर्षा से नहीं है, ये क्लियर है, तो आप क्या कर देंगे, इसको गलत कर देंगे। अगर दूसरा हम सेक्शन देख लें, कहता है प्रदूषण उत्पन्न कराती है, ये जरूरत नहीं है, ये भी कोई मतलब नहीं है, ये उत्पन्न कराती है प्रदूषण का, ये भी आवश्यक नहीं है। तीसरा कहता है वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती हैं, अगर इसको हम मिला के देखें तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करने की जिम्मेवारी ओजोन परत की नहीं होती है ना, ये भी क्या है, गलत है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जीवन की रक्षा करती है, बिल्कुल सही है, इसलिए इसको पृथ्वी का कंबल भी कहा जाता है, पृथ्वी का कंबल, इसे पृथ्वी का कंबल भी कहा जाता है। क्या करता है, सूर्य से आने वाली सभी जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे क्या करती है, पृथ्वी को रक्षा करती है, और पृथ्वी पर होने वाले जितने सारे प्लांट्स के रोग हैं, है ना, और प्लांट्स यानी पादप संबंधी रोग, है ना, जो प्लांट्स में होते हैं, जैसे कि पत्तियां पीली हो जाती हैं, सूख जाती हैं, या उसमें दूसरे वर्क नहीं हो पाते हैं। अगर सामान्य इंसानों में बात करें तो चर्म रोग संबंधी, स्किन डिजीज, है ना, चर्म रोग संबंधित बीमारियां, और आंखों ना, आंखों से संबंधित रोग होने के खतरा अधिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऐसी स्थिति में दूसरे जो वायरस हैं या दूसरे एक्टिविटीज जो बैक्टीरिया या फंगीज हैं वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं ऐसी स्थिति में, तो इससे काफी खतरा होता है। कई बार नंगी आंखों से देखने से भी आंखों को काफी नुकसान पहुंचता है, कॉर्निया का सिरा काफी डैमेज हो जाता है, जिससे आइरिस को काफी खतरा होता है, और इस तरह से
जो हमारे आंखों से बनने वाला उल्टा प्रतिबिंब है उसकी दिशा चेंज हो जाती है, जिससे हमें देखने में भी कठिनाई महसूस होती है और वो हमारा नुकसान ही करता है। वैसे प्रश्न आपको इजिली वे में बन जाएंगे, केवल आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो सामान्य रूप से पृथ्वी पर क्या करता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को रक्षा करता है। यही कारण है कि इसलिए पृथ्वी का उसको कम्बल भी कहा जाता है। तो बहुत आवश्यक है, आप नीचे के कक्षाओं में जाएंगे तो इजी वे में आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। धूम कुहरा का कारण है, कहता है धूम कुहरा, क्वेश्चन देता है यहाँ फिर सेम डू क्वेश्चन, धूम कुहरा क्या है, कारण आपको बताना है। कहता है ओजोन परत की क्षीणता, एक लाइन केवल कह रहा है ओजोन परत की जो क्षीणता है ना, ये है क्या धूम कुहरा। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या आता है। तो पहला तो कह रहा है इसकी क्षीणता, दूसरा कह रहा है कि वायुमंडल में उच्च आर्द्रता का होना। इससे कोई मतलब नहीं होता है कि धूम कुहरा हो, है ना, या उसका कारण केवल वायुमंडल में उच्च आर्द्रता हो जाए तो उसके वजह से धूम कुहरा की स्थिति हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। अच्छा, ओजोन परत की क्षीणता की स्थिति, ये भी कोई कारण नहीं है। तीसरा कहता है वायुमंडल में CO2 की तीव्रता, ये भी आवश्यक नहीं, क्योंकि CO2 की अगर तीव्रता अधिक जमा हो जाएगा या दूसरे अन्य, तो हो सके ओजोन परत के एक क्षरण को या उनके परतों में नुकसान करे, लेकिन धूम कुहरा की स्थिति उत्पन्न होगी, ये आवश्यक नहीं है। तो ये भी क्या है, आपका गलत है। और लास्ट कहता है कि वायुमंडल में प्रदूषक तत्वों से प्रकाश जो है रासायनिक ऑक्सीजन द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव होने लगता है, ये सही है। यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें छोटे बड़े जितने सारे सेडिमेंट्स के जो अवशेष हैं, जितने सारे गैसीय तत्व हैं, जितने सारे दूसरे अवसाद हैं, वो वातावरण में बहुत धूल कण के माध्यम से वो इकट्ठे होने लगते हैं, जिससे पूरा एरोसोल का माहौल, यानी कि पूरा एरोसोल की स्थिति पूरा वायुमंडल में फैल जाता है। और स्वतः जब तापमान में लगातार परिवर्तन होता है और वैसी स्थिति जब हिमांक होना वायुमंडल में प्रारंभ होता है तो संपूर्ण क्षेत्र क्या हो जाता है, धूम कुहरा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आवश्यक है। तो ऐसे प्रश्न 15 आपके कन्वर्ट हो गए और आपके आंसर होगा ये। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस देख चुके हैं। 15 क्वेश्चन के सीरीज हम लोगों ने लेके आया। इस टॉपिक से ऐसे प्रश्न आप बनाएंगे अकॉर्डिंग टू जो फैक्चुअलिटी वाले क्वेश्चन हैं, वो पहले के भांति आप देख रहे होंगे। बहुत सारे प्रश्नों के अगर हम देख लें यहाँ प्रकृति, तो लगातार आपको देखने को चेंजिंग में मिल रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन के तरीके जो हैं पूछने के पहले के जो है और अभी काफी में अंतर देखने को मिला है। और यही कारण है कि उसको ध्यान में रखकर ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं। आप इनको कितनी सजगता से लेते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और साथ ही साथ ऐसे प्रश्नों पर प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आए दिन जो आपके होने वाले परीक्षाएं हैं वो सभी इसी जो हैं आपके तरीके पर आधारित हैं, इसी मॉड्यूल पर आधारित हैं। पहले के प्रश्नों का आधार कुछ अलग था, अभी प्रश्न देख रहे होंगे आप, कुछ कुछ फैक्चुअल प्रश्न वैसे प्रश्न हैं जिनका संबंध वर्तमान के करंट अफेयर्स या वर्तमान में हो रही जलवायु परिवर्तन की घटनाओं से संबंधित है। ये सभी प्रश्न जो धूम कोहरा हो, ये क्या है, वर्तमान क्लाइमेटिक कंडीशन में जो लगातार चेंजिंग आ रहे हैं, वर्तमान जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, उसके कारण से ऐसी घटनाएं पूरे भारत में, संपूर्ण विश्व में लगातार दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। यही कारण है कि ऐसे प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ते समय कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स उनको भी आप कैरी कर लें। ठीक है, तो चलिए हम अगले अंक में एक नए प्रश्न